हाँ जी भाई जनता, क्या हाल चाल। तो अश्वमेध ऑफ जेईई मेन 2025 के 10वें दिन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स बेसिकली क्या, ये सोच रहे हो सेमी कंडक्टर इंसुलेटर वाली बात कर रहे हैं? नहीं, वो बात नहीं। यहाँ पर हम कंडक्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। मतलब किसी कंडक्टर को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, हम उसको कोई चार्ज देते हैं, उसके बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये सारी बातें, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस सब की चर्चा हम करने वाले हैं। और इसका जो एक पैरेलल जो पार्ट है ना, जो डे 11 में आने वाला है, वो क्या है, जो हम इसी से स्फीयर्स में मूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है आपका एक बिल्ड करेगा कॉन्सेप्ट कि कंडक्टर्स को हम किस तरह से ट्रीट करते हैं, बेसिकली कंडक्टर्स पे किस तरह से चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये सारी बातें आज की इस चर्चा में हम करने वाले हैं। अच्छा साहब, तो कंडक्टर्स की बहुत बेसिक बेसिक बातें तो शुरुआत करेंगे। मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, मान लो ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। क्या करते हैं, हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पोर्शन है दैट इज कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसमें? कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा साहब, तो कंडक्टर को जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो एक बात अपने मन मंदिर में बैठी हुई है, क्या कि कंडक्टर के अंदर जो है वो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बात तो मानते हैं। और जैसे ही कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करना शुरू कर देंगे। क्या ये बात मानते हो? ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर की तरफ भागेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड रिएक्ट करते हैं और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। इसमें हर एटम के करस्पॉन्डिंग फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इसमें। अच्छा साहब, अगर पॉजिटिव चार्जेस इधर आ रहे हैं तो नेगेटिव चार्जेस इधर आ रहे हैं तो पॉजिटिव चार्जेस किधर जाएंगे? क्या इस तरफ पहुंच जाएंगे? बिल्कुल पहुंच जाएंगे। तो होता क्या है, इसमें जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में सेपरेट हो जाते हैं। और ध्यान से सोचो कि अगर एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज है तो क्या अंदर ही अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाएंगे? बिल्कुल करने लग जाएगा। अंदर ही अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है विच इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, विच इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड थी? ये थी हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब सबसे पहला सवाल आता है कि कितनी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात यहां पर क्या होती है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है तो आप खुद सोचो चार्ज सेपरेशन कब तक होता रहेगा? क्या इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं? अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का सेपरेशन तब तक चलता रहेगा जब तक कि अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन जो हो वो साइड में ना, मतलब साइड तक ना आया हो। मतलब जब तक कि अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ना हो गया हो। तो इन कंडक्टर्स जो ई इंड्यूस्ड होता है, ई इंड्यूस्ड होता है वो ई एक्सटर्नल के बराबर होता है। ई इंड्यूस्ड जो होता है वो ई एक्सटर्नल के बराबर होता है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि टोटल, भाई अगर देखो, अगर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था तो वो अंदर भी है और बाहर भी है, उसी के प्रभाव से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक तरफ आ रहे हैं और पॉजिटिव चार्जेस दूसरी तरफ जा रहे हैं। अब अगर हम अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को ई इंड्यूस्ड लगा, ध्यान सुनना, ई इंड्यूस्ड जो है वो है इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात करते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। किसकी? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इनसाइड द कंडक्टर की अपन बात करें तो ध्यान सोचो कि होगा क्या। अगर हम ई टोटल लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं? ई टोटल, ई टोटल, तो हम उसको लिखेंगे सिंपल ई एक्सटर्नल, ई एक्सटर्नल। भाई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं तो अंदर वाली एक्सटर्नल भी लिखेंगे और जो इंड्यूस्ड है वो भी लिखेंगे। तो ई एक्सटर्नल, क्योंकि दोनों के अपोजिट डायरेक्शन है, तो माइनस ई इंड्यूस्ड। क्या एक बात हम जानते हैं कि ई एक्सटर्नल और ई इंड्यूस्ड आपस में बराबर है? बिल्कुल बराबर है। अर्थात क्या ई टोटल अंदर कंडक्टर के जीरो हो जाएगा? क्या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल ये है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो हमेशा जीरो होती है। क्लियर? 100%। अच्छा, इसका मतलब यह है कि मान लो अगर ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर की बात करें, कहीं पर भी बात करें इस कंडक्टर की, तो उस कंडक्टर के अंदर होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड सदैव जीरो होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि ई इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। अब हम एक बात जानते हैं कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है। अच्छा सा, क्या रिलेशन होता है? दैट ए इज इक्वल्स टू माइनस का डीवी बाई डीएक्स, माइनस का डीवी बाई डीएक्स। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि v इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डीएक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डीएक्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो जीरो का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट। तो यहां पे पोटेंशियल क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। पोटेंशियल क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। इसका मतलब यह है कि अगर हम बात करें कंडक्टर के अंदर की तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो था, साथ ही साथ एक बढ़िया क्वालिटी इसके अंदर होती है कि पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। अच्छा साहब,
और अगर अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो सरफेस तक आते आते भी तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, कोई यहां पर कोई पीक नहीं होती है, तो इसका मतलब क्या है, हमें पूरी सरफेस पर भी पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब सरफेस जो होती है, सरफेस और ये जो अंदर वाला रीजन होता है, चूंकि यहां पर पोटेंशियल जो है वो सेम है, कांस्टेंट है, तो इस रीजन को बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल रीजन। क्या बोलते हैं? इक्वी पोटेंशियल रीजन, इक्वी पोटेंशियल रीजन। अच्छा साहब, और इसको अगर इक्वी पोटेंशियल रीजन बोल रहे हैं तो सरफेस को क्या बोलेंगे? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या बोलेंगे? इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अच्छा साहब, अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस की एक खासियत अपन जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के हमेशा बराबर हो, सॉरी हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अब इसी पे बेस्ड जेईई में एक सवाल आया था, इसी पे बेस्ड जेईई में एक सवाल आया था। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि यार हमारे पास ना एक स्फेरिकल कंडक्टर दिया गया है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है, और उस स्फेरिकल कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, उस स्फेरिकल कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो ये जेईई का सवाल था, ये हमारा जेईई का सवाल था, जेईई मेन में आया था शायद, है ना? जेईई मेन में सवाल आया था। तो आपसे बोला गया था कि यार आपके पास ना एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसमें उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो बताओ इनमें से कौन सा डायग्राम सही रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को? इनमें से कौन सा डायग्राम सही रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को? तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दी गई थी। पहली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये थी, नंबर 1। नंबर 2 जो थी वो हमारे पास कुछ इस तरह से थी, ठीक। तीसरी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से थी, कुछ इस तरह से थी, और चौथी इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो कुछ इस तरह से थी, ये थी चौथी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो अब जरा जितनी इंफॉर्मेशन हमें अभी तक मिली है हमारे इस सेशन में, हम उसका यहाँ पर यूज करेंगे और जरा समझने की कोशिश करेंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो अपने इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज करो और अपने दिमाग में एक आंसर सोच लो, 1, 2, 3 या 4। 1 सेकंड के लिए पॉज करके 1, 2, 3, 4 में से एक सोच लो। सोच लिया? अब जरा ध्यान से सोचो, वीडियो को रिज्यूम करके अब ध्यान से सोचो कि इनमें से कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है। पहली बात हम थोड़ा सा एलिमिनेट भी करते हैं। क्या एलिमिनेट करते हैं? एक बात अपन जान चुके हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को, सॉरी किसी भी कंडक्टर को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में या कुछ भी हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है? 0। यानी पहली लाइन जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है और जो थर्ड वाला ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर भी है, यानी ये तो कदापि पॉसिबल नहीं हो सकते हैं, पहला और तीसरा। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन हमारा कुछ कुछ ठीक दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर ना सेकंड के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है बट अंदर 0, और थर्ड वाले में भी यहां तक है अंदर 0 है। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप ध्यान से देखो तो जो सेकंड वाला है ना वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं, ये ना एंगल 90 डिग्री नहीं बन रहा है, बट यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है, और ये एंगल 90 डिग्री ही बनेगा क्योंकि एक बात अपन जान चुके हैं कि अगर हम किसी कंडक्टर की बात करते हैं तो उस कंडक्टर का जो रीजन होता है वो इक्विपोटेंशियल रीजन होता है, और उसकी सरफेस जो होती है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। इस वजह से ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लिख लेना इस चीज को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज perpendicular to equipotential surface, equipotential surface। क्लैरिटी यहाँ तक? चलें आगे। अच्छा, इसमें अगली चीज क्या आती है? अगला सेगमेंट इसमें क्या आता है कि सपोज दैट हमारे पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर को हम कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड दे दें। हम क्या करें? हम कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड दे दें। मान लो हमारे पास, सॉरी उसको कुछ चार्ज दे दें, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड वाला तो हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं? चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर, चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर। ठीक, चूंकि हम लास्ट सेशन में गॉस लॉ जो है वो भी पढ़ चुके हैं, तो एक बात अपने को आइडिया कि गॉस लॉ क्या होता है, और अब हम क्या कर रहे हैं? चार्ज दे रहे हैं किसी भी कंडक्टर को। ठीक, तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या हम जानते हैं? गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जानते हैं कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA दैट इज इक्वल्स टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो मान लो हमने इस पे कुछ चार्ज दिया था, मान लो हमने इस पे कुछ चार्ज दिया था प्लस Q, और वो चार्ज जो था पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया था इस तरह से, पूरा चार्ज जो था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था इस तरह से,
और हमने क्या किया है, हमने जो है यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, कि गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें जरूरी है कि मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना सीखे। तो इसमें जो गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करते हैं वो कैसे ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखना। इसके लिए जो गॉसियन सरफेस होती है वो जस्ट इनसाइड द सरफेस, जस्ट इनसाइड द आउटर सरफेस में हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। ध्यान से देखना, ये गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस है, जस्ट इनसाइड, जस्ट इनसाइड, जस्ट इनसाइड, जस्ट इनसाइड, जस्ट इनसाइड, जस्ट इनसाइड, जस्ट इनसाइड। ठीक, तो ये जो है ना, ये एक गॉसियन सरफेस है। ये क्या है, एक गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस है। अगर ये गॉसियन सरफेस है तो इस गॉसियन सरफेस के लिए हम लगा सकते हैं हमारा गॉस लॉ, ठीक है ना, गॉस लॉ लगा सकते हैं। आ जाओ, ध्यान से देखो, क्या हम जानते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। ये बात तो अपन जान चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जरा 0 रखो, 0 इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू इन की वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब क्या है, अंदर चार्ज कितना होगा, 0। हमने दिया कितना था, प्लस क्यू। चार्ज के अंदर कितना है, 0, तो गया कहाँ, सरफेस पे। ठीक है, इसका मतलब ये जो फिगर हमने बनाया है ये गलत है। इसका सही फिगर क्या बनेगा, इसका सही फिगर बनेगा कि मान लो ये अगर कंडक्टर था, ये अगर कंडक्टर था, इस पे प्लस क्यू चार्ज अगर हम डाल रहे हैं तो वो कहाँ आ जाएगा, इसकी सरफेस पे आ जाएगा, इसकी सरफेस पे आ जाएगा। क्या यहां तक क्लैरिटी है? तो ये होता है चार्ज का कॉन्सेप्ट, कि अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो वो हमेशा उसकी सरफेस पे आ जाता है। अच्छा साहब, इसमें एक क्लास चीज और क्या आती है जो भी हमें कैलकुलेशन के लिए जरूरी होती है, वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द। और इसमें एक चीज और भी होती है, इसमें जो इसी की अगर बात करें तो इसमें एक बढ़िया चीज आपको बताता हूं, ध्यान देखना। सपोज दैट ये हमारे पास एक कंडक्टर था, ये कंडक्टर था, ठीक, और हमने इसको क्यू चार्ज दिया हुआ है, इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन ध्यान से देखो तो इस कंडक्टर का जो शेप है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। अगर कंडक्टर का शेप यूनिफॉर्म नहीं है तो क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, क्या वो यूनिफॉर्म होगा? क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर यूनिफॉर्म होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर शेप ही जब यूनिफॉर्म नहीं है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे यूनिफॉर्म होगा? तो किस तरह से बेसिकली किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा चार्ज, उसकी जरा एक बार बात कर लेते हैं। कि जैसे एक नॉन यूनिफॉर्म शेप का कंडक्टर था, तो यहां पर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इस तरह से होता है। किस तरह से होता है कि हमारे पास जो चार्ज है वो उन जगहों पर ज्यादा होगा, चार्ज उन जगहों पर ज्यादा होगा जहां पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कम होगा। फिर से, चार्ज उस जगह पे ज्यादा होगा जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। चार्ज उस जगह पे ज्यादा होगा जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? मान लो हम दो कर्व लेते हैं, एक ये लेते हैं और एक ये लेते हैं, इनमें से किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है? तो पता करने का सिंपल तरीका क्या है कि इसको कंप्लीट स्फीयर बना दो, इसको कंप्लीट स्फीयर बना दो। अगर इसको कंप्लीट स्फीयर बनाओगे और जिस स्फीयर की रेडियस ज्यादा होगी वही इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगी। तो अगर आप ध्यान से देखो, मैं दो पोर्शन लेता हूं, मैं दो पोर्शन यहां पर सिलेक्ट करता हूं, एक ये पोर्शन, एक ये पोर्शन, इतना, एक ये पोर्शन और एक ये पोर्शन। ये पोर्शन 1 है, एक ये पोर्शन 2 है। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। कहाँ की रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है? कहाँ की रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है? तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 2 पॉइंट की ज्यादा है रेडियस ऑफ कर्वेचर के 1 से। इसका मतलब क्या है? चार्ज जो होगा, मैंने बोला उल्टा होता है, जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा वहां चार्ज कम। तो यानी सिग्मा 1 विल बी ग्रेटर देन सिग्मा 2। इसको आप इस तरह से रिलेशन में भी लिख सकते हो कि सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। दैट्स इट। इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको पता होना चाहिए। क्लैरिटी यहां तक? चलो अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब इसमें अगली चीज क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। क्या चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। ठीक, मान लो ये कंडक्टर था, फिर से हमने इसको चार्ज दिया कुछ प्लस क्यू, या मान लो इसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा है, कुछ भी इस तरह से मान लो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है? सिग्मा है। ठीक, हमने क्या किया, या इसको सिग्मा मत मानो, इसको चार्ज मान लो, टोटल क्यू दिया है। ठीक, क्यों बताऊंगा अभी, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर निकालना चाह रहे हैं। मान लो हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। किस पॉइंट पे? मान लो इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बनाया सिलेंडर रिक, गॉसियन सरफेस जिसको हम बोलेंगे, ये हमने गॉसियन सरफेस बनाई और मान लिया यहाँ की लोकल चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा है। यहाँ की लोकल चार्ज डेंसिटी जो है सिग्मा। सिग्मा क्या है? लोकल चार्ज डेंसिटी। लोकल मतलब नकली, है ना, लोकल चार्ज डेंसिटी। लोकल मतलब नकली,
लोकल मतलब इस पर्टिकुलर जगह, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है यहाँ पर, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है इसका मतलब क्या है, हर जगह पर चार्ज डेंसिटी अलग अलग, इसी वजह से टोटल चार्ज डेंसिटी मैंने सिग्मा नहीं मानी थी क्योंकि कांस्टेंट नहीं होगी, टोटल चार्ज मैंने क्यू दे दिया था। तो इस जगह की चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। हमें बोलना है कि बताओ यार इसके जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक, तो मान लिया इसका ये जो एरिया है दिस इज डी ए। ठीक, क्लियर। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर से लगाएंगे गॉस लॉ, गॉस लगाएंगे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए दैट इज इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, डी ए ई और ए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को ही होगा और डी ए भी इस तरफ को है, तो क्या जाएगा ई इंटू डी ए दैट इज इक्वल्स टू क्यू इन कितना है, क्यू इन कितना है, ध्यान देखो इतनी जगह के चार्ज, इतनी जगह में चार्ज डेंसिटी कितनी, सिग्मा, तो चार्ज कितना होगा सिग्मा इंटू एरिया, तो सिग्मा इंटू एरिया कितना है डी ए। तो बाकी इस वाली सरफेस से और अंदर वाली सरफेस से तो कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा, अंदर वाली में तो जीरो ही है और साइड वाली में हमारा जो एंगल है वो 90 डिग्री बन जाएगा, तो हम सिर्फ आगे वाली सरफेस जो है वो लेनी है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो डी एन डी ए को मार दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहाँ तक, चले डन। तो दैट वाज ऑल अबाउट द कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के बारे में इतनी बातें करते हैं, नेक्स्ट सेशन में जो है वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वहां पर ना हम डिफरेंट काइंड ऑफ स्फीयर्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब वो कंडक्टिंग स्फीयर भी हो सकता है, वो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर भी हो सकता है, वो हॉलो भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है। तो इन सब की चर्चा हम अगले सेशन में करने वाले हैं, जो कि डे 11 होने वाला है, आज से 10वां दिन कंप्लीट हो चुका है। तो चलो मिलेगा नेक्स्ट सेशन में। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में, और तो यार वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, और चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे क्लासेस की। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।